हेलो दोस्तों, सेक्शन उच्च में आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सत्र में 11 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विद एक फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बताओ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतनाट्यम कौन से राज्य का नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो कि एक तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु इसका क्रेडिट क्षेत्र था। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, यह भारत के सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। वह देखें तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो कि तमिलनाडु में हुई थी, यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। वहीं देखें तो भरतनाट्यम से जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों में तो भरतनाट्यम जो कि एक सबसे प्राचीन नृत्य शैलियों को माना जाता है, यानी कि सभी सबसे पुराना जो है नृत्य शैली जो कि भरतनाट्यम है। वहीं देखें तो सबसे प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में भी जो है भरतनाट्यम का उल्लेख किया गया है, यानी कि शिल्पाधिकारम जो कि तमिल महाकाव्य है इसमें जो है भरतनाट्यम का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखें तो इस नृत्य को जो है तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा किया जाता है। वहीं देखें तो वर्तमान में जो है इस नृत्य शैली का अभ्यास जो है मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनस्पति में पाया जाता है। तो महोगनी वृक्ष जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसका क्रेडिट क्षेत्र था। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें जो है घने वन होते हैं एवं बहुस्तरीय एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं देखें तो इसमें जो है कम से कम 60 मिलीमीटर जो है औसतन वर्षा प्राप्त होती है। वहीं देखें तो इसे जो है तराइन के भूमध्य सागरीय सदाबहार वन के रूप में भी जाना जाता है। वहीं देखें तो यह जो है काफ़ी हरे दिखते हैं और इसे जो है सदाबहार वन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो है पाए जाने वाले जो प्रमुख पेड़ हैं उन्हें देखें तो बंगाल का बांस, बोगनविलिया, क्यूरारे, नारियल का पेड़, डुरियन, केला, सगौन, देवदार, शीशम, चंदन, ये सभी जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ों में से एक हैं। तो इन सभी फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो भारत की जो सीमा है जो कुल 7 देशों के साथ लगती है, इसका हमें प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे, तो आपको सभी के बारे में बताते हो, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। तो भारत की सीमा देखा जाए तो कुल 7 देशों के साथ लगती है। ये जो 7 देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। वही देखें तो इसमें जो है सबसे अधिक जो लंबी जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ, और नेक्स्ट जो है सबसे कम जो कि अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है भारत। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देखते हैं। जैसे कि भारत का जो है जलीय मार्ग एवं स्थल मार्ग के साथ जुड़ने वाला जो देश है वह बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये जो 3 देश हैं जो कि भारत के साथ जल सीमा एवं स्थल सीमा दोनों रूप में साझा करते हैं। नेक्स्ट देखें तो भारत के साथ केवल जलीय सीमा साझा करने वाला जो देश है वह मालदीव एवं श्रीलंका, ये दो देश हैं जो कि भारत के साथ सिर्फ जलीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देखें तो बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, क्योंकि यह जो है 3 ओर से जो है भारत से घिरा हुआ है। वह देखें तो इसे जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ी भूमि सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट देखें तो अन्य 6 देशों में जो है अफगानिस्तान जो कि भारत के साथ सबसे कम लंबी सीमा साझा करता है। चीन के साथ भारत के जो है सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत के साथ सीमा जो साझा करता है उसमें सबसे बड़ा देश जो कि चीन है। वहीं देखें तो भूटान सबसे छोटा देश है जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों में सबसे छोटा जो देश है वो भूटान है। नेक्स्ट देखें तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि
थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन सभी के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कौन सा महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष देखा जाए तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस इसका करेक्ट उत्तर था। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि 1950 से प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह देखें तो 1950 में आज ही के दिन जो है भारतीय का जो संविधान था वह अस्तित्व में आया था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही जो है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। वह देखें तो 26 जनवरी का डेट ही क्यों निर्धारित किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है इसी दिन जो है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी का जो है डेट निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट देखें तो प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 26 नवंबर 1950 को जो है 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट देखें तो यह भारत के संविधान को अपनाया गया था। वह देखें तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, जबकि इसे पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1945 के दौरान ब्रिटिश में किसकी सरकार थी? तो 1945 के दौरान जो है ब्रिटिश में जो है वह लिबरल पार्टी की सरकार चल रही थी। उस समय जो थे क्लेमेंट एटली जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो आप देख लीजिएगा कि आपको पार्टी दिया गया था ऑप्शन में या फिर क्लेमेंट एटली के बारे में दिया गया था। तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए थे वे आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि क्लेमेंट एटली जो कि भारत की आज़ादी के समय वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो है 1945 से लेकर 1951 तक यूनाइटेड किंगडम में जो है प्रथम बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। वह देखें तो ये जो है 1935 से 1955 ईस्वी तक यूनाइटेड किंगडम में जो है लिबरल पार्टी के नेता के रूप में रहे थे। नेक्स्ट देखें तो क्लेमेंट एटली ने ही जो है 20 फरवरी 1947 ईस्वी को घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 से पहले आज़ादी मिल जाएगी। क्लेमेंट एटली के निर्देशानुसार जो है माउंट बेटन जो है 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचते हैं। वहीं देखें तो 4 जुलाई 1947 को संसद में जो है भारत की स्वतंत्रता की बिल पेश किया जाता है। यानी कि 4 जुलाई 1947 को भारत का जो संसद होता है उसमें भारतीय स्वतंत्रता का जो है बिल पेश किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को लागू किया जाता है। उसके बाद जो है भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया जाता है। वहीं देखें तो इन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की थी। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यात्रियों की किताबें एवं उसके लेखक से सही मिलान करने के लिए आपको दिया गया था। यानी कि यात्री एवं उसके पुस्तक से संबंधित मिलान करने के लिए आपको दिया गया था। तो इसका हमें प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो कुछ प्रमुख यात्री एवं उसके पुस्तक हैं जो आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कौन कौन से दिए गए थे। तो जैसे कि देखा जाए तो अब्दुल रज़ाक जो कि ये जो थे इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह मतला उस सौदा एवं मजला उल बहरीन जो कि अब्दुल रज़ाक के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक था। अब्दुल रज़ाक जो कि एक फारसी यात्री थे एवं विद्वान थे। इन्होंने जो है 15वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था। इनका जन्म देखा जाए तो 1413 ईस्वी में हुआ था अब्दुल रज़ाक का जन्म। वह देखे तो ये जो थे फारस के जो तैमूर वंश के शासक थे शाहरुख के राजदूत थे। वह देखे तो अब्दुल रज़ाक जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराज द्वितीय के दरबार में विजयनगर साम्राज्य के दौरान आते हैं। यानी कि देवराज द्वितीय जब शासन कर रहे थे विजयनगर पर उसी समय जो है अब्दुल रज़ाक भारत की यात्रा पर आते हैं। शाहरुख ने जो है 1451 ईस्वी में जो है अब्दुल रज़ाक को एक दूत के रूप में भारत भेजे थे। वह देखे तो अब्दुल रज़ाक ने जो है 1442 से 43 तक जो है विजयनगर साम्राज्य में रहे थे। नेक्स्ट वहीं देखें तो अरबी भाषा में लिखी गई इब्न बतूता का एक पुस्तक है जो कि रिहला है, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। यह अरबी भाषा में लिखा गया था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का एक यात्री था। इब्न बतूता जो कि
मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह भारत आए थे। यह 1333 से लेकर 1347 तक जो है भारत में रहे थे। भाई देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक इसकी उदारता के कारण जो है इनको इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं, यानी कि न्यायाधीश नियुक्त करते हैं इब्न बतूता को। भाई देखें तो अल-बुरूनी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में तो तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद जो कि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में से एक है। वहीं देखें तो फाहियान जो कि इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, फोकू की जो कि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक में से एक था। नेक्स्ट हुएनसांग जो कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्यू की था। ये सभी प्रमुख यात्री एवं उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। तो आप देख लीजिएगा इनमें से जो है आपके ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के जो लेखक थे वो किरण बेदी थे। तो किरण बेदी इसका क्रेडिट होता। वहीं देखें तो किरण बेदी जो कि पांडुचेरी के 24वें उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके थे। लगभग इन्होंने 5 वर्षों का सेवा प्रदान किया था। उसी के बाद जो है इन्होंने किरण बेदी ने इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किस किरण से बचाती है। तो यह जो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरण इसका क्रेडिट होता। वहीं देखें तो ओजोन परत जो कि समताप मंडल का जो है दूसरा परत देखा जाए वायुमंडल से जो है दूसरा परत है और यह जो है समताप मंडल में पाई जाती है। वहीं देखें तो यह जो है ओजोन जो कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं के मिलकर बना होता है। इसका जो सूत्र होता है वो O3 होता है। तो यह भी ध्यान में रखेगा। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अभिसरण मिशन योजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह योजना था जो कि 2021 में शुरू किया गया था। तो 2021 इसका क्रेडिट शुरू था। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि वित्त वर्ष देखा जाए तो वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार जो है इसका घोषणा किया गया था। 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत जो है इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन बाद में जो है इसका नाम बदलकर PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अभिसंरचना मिशन कर दिया गया था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी संगठन थी जो कि 2 भागों में बटा था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो एनी बेसेंट के द्वारा जो स्थापना किया गया था वह होम रूल लीग था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इसका जो क्रेडिट आंसर होता होम रूल लीग इसका क्रेडिट होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि होम रूल लीग की स्थापना जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। वहीं देखें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है इसकी स्थापना अप्रैल 1916 ईस्वी को पुणे में करते हैं। नेक्स्ट देखें तो एनी बेसेंट जो कि सितंबर 1916 ईस्वी को इसकी स्थापना जो है मद्रास यानी कि चेन्नई में जो है होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो गामा किरण की होती है। तो गामा किरण इसका क्रेडिट होता। तो चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि पराबैंगनी किरण जो कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो कि दृश्य प्रकाश की तुलना में कम तरंग दैर्घ्य है। इसका जो प्रकाश होता है वह 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होता है। नेक्स्ट देखें तो रेडियो तरंगें जो कि यह आमतौर पर जो है कम आवृत्ति वाला रेडियो तरंग होती हैं। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वह 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर के बीच होता है। जबकि इसका हर्ट्ज में देखा जाए तो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 किलोहर्ट्ज के बीच आवृत्ति इसकी होती है रेडियो तरंगे की आवृत्ति। नेक्स्ट देखें तो गामा किरणें सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती है और रेडियो तरंगों से सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, यानी कि रेडियो तरंगों की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। नेक्स्ट एक्स किरण का देखा जाए तो 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच इसका तरंग दैर्घ्य देखने को मिलता है। मैं देखें तो यह जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैग किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो कैग जो कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका जो क्रेडिट होता है भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग इसका क्रेडिट होता है। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की एक संवैधानिक निकाय है। यह जो है भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग के अंतर्गत आता है। CAG का मुख्य कार्य जो होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच
वित्तीय जो लेन देन होता है उसकी परीक्षा करना होता है। नेक्स्ट देखें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कई की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इनकी जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। वहीं देखें तो कई के कर्तव्यों में देखा जाए कर्तव्य एवं शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 149 में किया गया है, यानी कि कई की शक्तियों का एवं कर्तव्यों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 149 में किया गया है। वहीं देखें तो वर्तमान में देखा जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कई के जो पद पर हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इन्होंने जो है 8 अगस्त 2020 को अपना पदभार संभाले थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 24 अप्रैल 2023 को किसे दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये जो है दूसरा जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वह जो है पंकज उदास को प्रदान किया गया था। आपके ऑप्शन में जो है पंकज उदास दिया गया था, तो जबकि यह करेक्ट आंसर होता है इसका। वहीं देखें तो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो कि प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को प्रदान किया गया था। इन्हीं के साथ देखा जाए तो पंकज उदास को भी जो है म्यूजिक के क्षेत्र के लिए इनको ये म्यूजिक क्षेत्र में योगदान के लिए जो है यह पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट विद्या बालन जो कि इनको जो है सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है दूसरा जो है दीनानाथ पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। जबकि वहीं देखें तो प्रथम जो प्रदान किया गया था प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सब ए बारात किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो सब ए बारात जो कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो मुस्लिम इसका करेक्ट आंसर होता है। मैं देखें तो सब ए बारात जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। यह जो है इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने सावन की 14वीं एवं 15वीं रात को मनाया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चलो को एक लाइक जरूर करके जाएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम उतरते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।